गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित करेंगे कि बल का आवेग और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। ठीक है, तो देखो आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध किस तरीके से निकालेंगे। मान लेंगे कि माना m द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल F डेल्टा t समय अंतराल तक लगता है, जिससे इसके वेग में डेल्टा v परिवर्तन हो जाता है। क्या लिखेंगे, माना m द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल F डेल्टा t समय अंतराल तक लगता है, जिससे इसके वेग में डेल्टा v परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तब लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे पहले माना m द्रव्यमान की वस्तु पर m द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल F डेल्टा t समय अंतराल तक लगता है, जिससे उसके वेग में डेल्टा v का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो नीचे से लिखेंगे अतः वस्तु में उत्पन्न त्वरण त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बराबर डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, आ जाएगा उत्पन्न त्वरण। अब लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या होता है, F वेक्टर बराबर m a। ठीक है, ए वेक्टर का मान यही रख देंगे, तो आ जाएगा F वेक्टर बराबर m डेल्टा v वेक्टर बटे डेल्टा t। इस डेल्टा t को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा F वेक्टर डॉट डेल्टा t बराबर m डॉट डेल्टा v वेक्टर। यहाँ पर F डेल्टा t क्या है, बल का आवेग है। ठीक है, आवेग। और m डेल्टा v क्या है, डेल्टा p। ठीक, और इस डेल्टा p को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन। ठीक है, उसके कहने का मतलब है कि आवेग बराबर होता है किसके, संवेग परिवर्तन। बल का जो आवेग होता है, बल का आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन के। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब है कि जो संवेग परिवर्तन का मात्रक होता है वो बल के आवेग का मात्रक भी होता है। वैसे बल के आवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं, न्यूटन सेकेंड।
ठीक है, ये हो जाएगा आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। इसके बाद हम लोग संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि संवेग संरक्षण का क्या नियम होता है। तो हेडिंग डाल देंगे संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, हेडिंग डाल लेना संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। तो समुदाय का क्या होता है, जो संयुक्त संवेग होता है, कुल संवेग, वो नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या बताएंगे जाके कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो संयुक्त समुदाय का जो संवेग है वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब प्रूव कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम में जो संवेग होता है कुल वो क्या होता है, नियत रहता है। तो हम जानते हैं न्यूटन का जो गति विषयक गतीय नियम है वो होता है F वेक्टर बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T, या F बराबर ma जिसे कहते हैं। तो F वेक्टर बराबर क्या होता है, डेल्टा P बटे डेल्टा T, जहां डेल्टा P बटे डेल्टा T क्या है, संवेग परिवर्तन की दर है, और F क्या है, बाह्य बल है। तो F इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा P आ जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, बाह्य बल कोई कार्य ना कर रहे, तो अगर हम F बराबर 0 कर दें तो डेल्टा P बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल ना लगे, वस्तु का संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, क्योंकि डेल्टा P क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर प्रूव करने की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो वही नियम लिख लेंगे, इसके बाद प्रूविंग लिखेंगे। तो लिखेंगे न्यूटन के गति विषयक गतीय नियम से क्या होता है, F वेक्टर बराबर डेल्टा P वेक्टर बटे डेल्टा T, ये तो होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। या इसको लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट डेल्टा T बराबर डेल्टा P वेक्टर। अब नियम ये कहता है न्यूटन संवेग संरक्षण का कि बाह्य बल की क्या हो, अनुपस्थिति, मतलब कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो। यहाँ पर लिखना, यदि कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, तब F वेक्टर बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अतः क्या आ जाएगा, डेल्टा P बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, बस यही हो जाएगा। अतः संपूर्ण संवेग नियत रहेगा। ठीक है, ये होता है संवेग संरक्षण का नियम की उत्पत्ति।
इस तरीके से संवेग संरचना में जो संपूर्ण संवेग होता है वो नियत रहता है। ठीक है, इसे में एक चीज और बता सकते हैं कैसे कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक वस्तुएं परस्पर क्रिया करें, यदि किसी निकाय में एक से अधिक वस्तुएं परस्पर क्रिया करें परंतु संपूर्ण निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो, यदि किसी निकाय पर एक से अधिक वस्तुएं परस्पर क्रिया करें और संपूर्ण निकाय पर कोई बाह्य बल ना हो तो क्रिया के पूर्व वस्तुओं के संवेगों का सदिश योग क्रिया के बाद के उनके संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आया? क्या कह रहा है कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक वस्तुएं परस्पर क्रिया करें परंतु संपूर्ण निकाय में कोई बाह्य बल ना लगे तो क्रिया के पूर्व वस्तुओं का संपूर्ण सदिश संवेग का योग क्रिया के बाद के संवेग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि माना क्रिया के पूर्व निकाय के सभी वस्तुओं के जो संवेग हैं P1 वेक्टर कामा P2 वेक्टर कामा P3 वेक्टर डॉट डॉट है तथा क्रिया के बाद संवेग जो है वो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर व P3 वेक्टर, तब क्या होगा कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर बराबर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर बराबर होगा। वही होता है संवेग संरक्षण के नियम में। या अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई माना m द्रव्यमान की वस्तुएं, माना m1 m2 m3 द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, उनके वेग प्रारंभिक वेग जो है वो u1 u2 u3, ठीक, और क्रिया के बाद उनके वेग क्या हो जाते हैं v1 v2 v3 हो जाते हैं। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 डॉट डॉट m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट डॉट ये होता है। ठीक है, तो क्रिया के पहले का कुल संवेग क्रिया के बाद के संपूर्ण संवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये लिखाने की जरूरत नहीं, बता दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है खत्म होता है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो जितना भी बताया गया उसको तैयार करेंगे और नोटबुक में तैयार कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।